और सर सीएचओ वहाँ पे थी सर, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और एएनएम वहाँ पर है, तो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सीएचओ भी जब भी जैसे कोई आएंगे तो वहाँ पे भी आ जाएंगे। 8 किलोमीटर की बल्दी में होना चाहिए। हाँ नहीं, आप वहाँ पे आप बिल्कुल वहाँ पे फार्मेसिस्ट आप भी हैं सर, लेकिन सर उनकी ड्यूटी सर वो जेल में लग गई थी तो उस वजह से वो बीच में नहीं थे, लेकिन सर उनको रिलीज कर दिया गया है तो भी वो कार्रवाई देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बीच में यात्रा ड्यूटी में लग गई थी, इस वजह से 4 धाम यात्रा की वजह से भी केदारनाथ ये सब जाना पड़ता है, तो उसमें उनकी ड्यूटी लग गई थी तो बीच में नहीं थे, अब वो वापस आ गए हैं तो अब वहाँ पे देखेंगे। माननीय विधायक जी से जैसे माननीय सांसद जी से सभी जैसे सर मैं आपसे समझना चाहता हूं, उसके बाद मैंने बताया कि कम से भगवान जी उपस्थित थे और उन्होंने बोला था कि जितनी की जो शिकायतें हैं उसमें आप स्टूडेंट बना करके मुझे दीजिए और नहीं तो ये आपने अभी तक शिकायत वैसे वैसे पड़ी हुई है, अभी तक आपने स्टूडेंट भेजे नहीं नहीं। मैं आपको बोल कहना चाहूँगा एक पत्र माननीय विधायक जी के लेटर मिल जाए तो आप स्टूडेंट आप जो भी शिकायत है उसकी एस्टिमेट बना के संबंधित जनप्रतिनिधि को दे दीजिए, वो एस्टिमेट लेके फिर जाएंगे ना विधायक जी के पास, तभी तो लेटर आएगा आपको। पहले एस्टिमेट बनाने का काम तो आपका है, वो कह रहे एस्टिमेट बना दीजिए बड़ा। ठीक विधायक ने दूसरी बार ये बात आप बोली थी आप लोगों को कि आप एस्टिमेट दे दो हमें, मैं करवा दूंगा। विधायक जी करवाते हैं चलिए मैं 2 दिन करना आपको एस्टिमेट करवाना मैं इसी कार्रवाई में शिकायत की थी कि हमारे घर के सामने ट्रांसफार्मर है उसे हटाने के लिए आग्रह किया था, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका कारण सेफ्टी के बारे में मैंने बताई थी आपको है ना, उसका मैं एस्टिमेट बनवा के और माननीय विधायक जी के कितना मिलाना चाहिए ऐसे तो नहीं जा सकता है। आपको मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, 2.5 रीडिंग 3 रुपए रीडिंग 4 रीडिंग से आप वो कर लो। इसमें चार्जिंग होता है ना, फिक्स चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी होती है, टैक्स भी कुछ होता है ना उसके अंदर। दो बल्बों की बात की कि मैं खुद अपनी 2 साल से मैं आपके विभाग में आ गई, 2 साल से मेरा परिवार घर में ही देहरादून में रहता है, सिर्फ मेरी मम्मी और पापा मेरे ससुर जी और सास घर में रहते हैं, सिर्फ 2 बल्ब यूज होते हैं। मुझे सिर्फ महीने का मतलब पिछले महीने मैंने बिल जमा किया, मुझे इस महीने 700 रुपए बिल पे दिया। तो मैंने मतलब मुझे जब भी मैं ऑनलाइन बिल डालती हूँ मतलब वो देख रहे हैं कि डाल रहे हैं तो जब चाहे उनको बढ़ा के बिल दे दिया। आप मुझे ये बताओ, मैं आप लगातार आपके विभाग में आ रही हूँ पिछले साल। दूसरी बात मैंने मीटर खराब था गाँव में, घर में मीटर खराब था और मैं कितनी बार वहाँ लेटर डाला कि मीटर चेंज करा दो, मीटर चेंज करा दो, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं खुद आई, मैंने मीटर वहाँ से मीटर बिल आया और ऊपर से मुझे 4,000 रुपए बिल के लिए कह रहे कि इस बिल को जमा करा दो। 4,000 रुपए किस चीज का 4,000 रुपए जमा कराना था हमने, क्योंकि जब हमने 4,000 की बिजली जो ना तो मेरे घर में कोई मशीन चल रही ना कुछ चल रही ना कुछ चल रही। मेरा इतना बिल देहरादून में नहीं आ रहा आप बिल दिखा दीजिए ना मुझे, मैं बिल भी दिखा दूंगी और जो मेरा अभी बिल भी आ रहा है मैं उस बिल को जमा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी इतनी ऐसा नहीं कि मैं 14,000 रुपए बिल जमा करूंगा। ठीक है सर, मैं आपको कह रही हूँ कि दोबारा मुझे मौका मत देना, मैं विभाग में 10 बार आ गई, एक बार क्या मैं आती रहती हूँ, हमेशा यही बिला पड़ा। बीडीसी में आपको सबका पहले हो अरे 2 बार यहाँ बैठा करो, घर में बैठ जाया करो, मैंने चालू हो जाए सब क्या बेहतर हल नहीं है हमें आप इस डिवाइड होगा तो एक काम हो जाएगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी आप ठीक है, तो ये हम आपको भी शेयर कर देंगे कहाँ से रिसीव करवाने कहाँ होते हैं। हाँ जी बिल्कुल हमारे इस क्षेत्र में मुझे पशुपालक बंधु मैदानी क्षेत्र से अपने गौवंशी पशुओं को महिषवंशी पशुओं को कुछ हमारे क्षेत्र में लेके जाएंगे और हमारे भेड़ पालक बंधु भी ऐसे करेंगे। समय खुरिया होने की बहुत संभावना रहेगी। तो
फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह से यानी 23 फरवरी के बाद से मास स्केल पे खुले के टीके लगेंगे। तो प्लीज आप संदेश दें अपने पशुपालक बंधुओं को कि हम अधिक से अधिक संख्या में इनकमिंग वॉइस कॉल। दूसरा मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नई योजना हमारे पशुपालक बंधु ने भी 10% या 11% या 9% ब्याज पर कर्जा उठाया होगा बैंक से 5 गाय खरीदने के लिए, 2 खरीदने, तो उनको ब्याज पे 90% सब्सिडी मिलेगी। तो अब तक हमारे पास 61 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो अभी 15 दिन है हमारे पास आधार लगने में। उससे पहले हम जितनी जगह एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें सीधो साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो उसको 90% अनुदान एडवांस में 3 साल तक है वो ब्याज पे 90% सब्सिडी मिलेगी। तो जो भी हमारे पशुपालक बंधु इस साल ले चुके हैं लोन 10, 11, 12% ब्याज पे, वो 90% सब्सिडी हमसे लेंगे तो 100% ब्याज पे कर दिया जाएगा आपका। तो ये बड़ा सहारा मिल जाएगा। जो और कोई समस्या या कोई सुझाव होगा तो मैं अपने आदेश कर देता हूँ तो रोटेशन बना देंगे कि वो किस गाँव में सर्विसेज देने वाली है, तो आपको पता रहे कि ये वाला क्या है। पर अभी 23 फरवरी के बाद से खुले के टीके लग गए मैक्सिमम एनिमल्स, तो वो हमने करवाना ही करवाना है। कम से कम उनके सारा गाँव में वो न छूटे, क्योंकि अपने गाँव में पहले ट्राई नहीं लीजिएगा, इस दौरान हमको देना ही पड़ेगा। तो फिर से मैं उनको उनकी जवाबदार कर देता हूँ। और पशु सेवा केंद्र नहीं है, किसी ब्रीडिंग नहीं है, इसके लिए मैंने ब्रीडिंग उपलब्ध करा दिए। बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो कागज नहीं है। आप बताइए बजट है कि नहीं, किस मत से बजट आएगा, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। आप रजिस्ट्री करा दीजिए बजट में। आप जी पशु सेवा केंद्र अधिकारी वहाँ पे जी कोई जानकारी चाहिए कितनी भूमि चाहिए और उसमें पैसा हमने आप दोनारी भूमि चला दीजिए। देखिए ऐसा है, एक तो जिला ब्रांच से नियम साहब में हम पैसा देते हैं, ठीक है। दूसरा हमको जो है राज्य सेक्टर से पैसा मिलता है। तीसरा हमको RIDF से भी भारत सरकार से पैसा मिल रहा है इस कार्य के लिए, लेकिन कम से कम 2 लाख देंगे हमारे को डिस्पेंसरी के लिए, यानी कि पशु सेवा केंद्र के लिए। तो हॉस्पिटल के लिए 4 लाख मिलेगी तो ठीक रहेगा। तो आपकी प्रस्ताव को व्यक्तिगत जमीन है या सरकारी? तो ठीक है। पार्टी में आपके सामने LEO का आदेश कर दूंगा, रजिस्ट्री वो करवाएगी। मेरा नंबर लीजिए, मुझे नंबर लिखा दिव्यांग लोगों मुझे तो बन जाए। मेरे पास विकास में हर ग्राम पंचायत में फोन आते हैं, लोग लगते हैं कुछ करवा देंगे, अब करवाने काम से ये तो बहुत याद पड़ेगा तो नहीं हमसे नहीं होगा। लेकिन किसी का अगर देहांत हुआ है तो उसे यहाँ से नहीं काटा जा सकता, या तो उसके परिवार के कोई सदस्य कैंसिलेशन लेके आए हो। जो आपका डीलर है ना, डीलर से सुनी पूछते हुए तेल खिलाती काहे नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि कोई भी बोल दे। इसमें सर पता क्या है, छोटे से गाँव होते हैं, किसी गाँव में उसको नहीं पता कि यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे नया परिवार आएगा, यहाँ पे नई शादी करके कोई मिल जाएगा, कोई उसका काम ये तो है ना। विधवा है तो उसके लिए जो मानक है वो 48,000 वार्षिक है, नहीं तो वो 48,000 का आय प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। ये तो ठीक हो गया। आप एक बार ना एक ऐसा सर्वाइव करवा उनसे ये बोलो, जितनों की भी ये है वाले उनको बोलो एक बार तुम आय प्रमाण पत्र जमा करो, तब वो दे पाता है। आज की डेट में 3,000 तक नहीं दे पाता, तो माने कितनी 3,000 की जारी नहीं हो प्रमाण पत्र, वो तो खाला जमाने से। और जो आदमी दिव्यांग में बेचारा उसको कभी मिल नहीं दे रहा। हम तो उनका लाभ दिलाना चाह रहे हैं जो रिजल्ट कर रहे हैं। मैं ये मुश्किल कर रहा था जी सर कि पात्र को हाँ अपात्र बोलना। उस दौरान जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड सिलेंडर किए हैं, क्या आपने जो कार्ड सिलेंडर हुए हैं, क्या आप लोगों ने उनका कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है? रिकॉर्ड है। और उसके बाद जब वो व्यक्ति जब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद वो आपके पास फिर राशन कार्ड बनाती है। क्या आप उस आदमी का राशन कार्ड बना रहे हैं? जिसने सरेंडर किया उसका राशन कार्ड बन सकता है। उसने किसी और योजना का सरेंडर किया, वो किसी और योजना में नहीं, खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है और आपके रिकॉर्ड में है, कुछ दिन बाद आदमी देखता है कि सरकारी तरफ से कार्रवाई नहीं होती है, फिर आपके पास आवेदन लेके आ गया, आपका 5,000 का अकाउंट बना के ले आया, फिर आपके आवेदन कर दिया, तो आपके पास रिकॉर्ड है, तो आपके पास क्यों ऐसे ऑनलाइन कर रहे हैं दोबारा? किस नियम के तहत? ये सरकार का कोई ऐसा आदेश है? नहीं, मेरे क्षेत्र में तो ऐसा कहीं नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत गंभीर मामला था, मैं आपसे मिला था और मैंने शिकायत की, 6 पेज मैंने शिकायत की लीगल पेज में, और मेरे 14 बिंदु थे, उसमें आप जांच नहीं करवा रहे हैं। एसडीएम साहब के पास जांच है और मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को लिखा था, उन्होंने सीडीओ साहब को लिखा था खाद्य सुरक्षा नियम के तहत, और उसमें सीडीओ साहब ने आदेश किया था तत्कालीन एसडीएम साहब को, अपूर्वा मैडम को, उन्होंने तहसीलदार साहब को जांच के लिए लिखा, तहसीलदार साहब ने नायब साहब को जांच के लिए, नायब साहब ने कानून को साहब ने पटवारी को साथ में जाएगा, पटवारी से ही जांच करवाई। मतलब चोरी की जांच चोर कर रहा है।
जो आदमी गलत कर रहा है उसको स्वयं अपनी जांच कर रहा है, दुर्भाग्य है सर। और जब जांच होती है तो उन लोगों के पास जाता है और एक माहौल बना देता है गाँव में कि प्रमोद नेगी जो आपकी सदस्य पंचायत है उन्होंने आपकी शिकायत करी है और वो आपका राशन कार्ड कटवा रहे हैं। तो ये सब रिपोर्ट आती है और शिविर साहब को चली जाती है, एक जनता फॉरवर्ड कर लेते हैं, हिसाब भी तत्कालीन प्रश्न में बहुत बढ़िया बने थे, ठीक बने थे। मैंने प्रमाण दिए सर, मैंने साक्ष्य दिए शिविर साहब को। मैंने सर ये बुद्धा देवी इसके 2 बेटे विदेश में है, 5800 रुपए का अकाउंट बना हुआ सर। और उसके 2 बेटे हैं, एक परवीन सिंह है, उसका 5800 उसका बनता है और उसकी माजी का बनता है 5800 रुपए का। दूसरा बेटा विदेश में है, उसकी बहू का बनता है 7000 रुपए का। एक चंद्रमा देवी है, उसका बेटा जर्मनी में है, दूसरे बेटे की मानते मोबाइल शॉप है, देहरादून में प्लॉट है, मकान है, उसका बनता है 7000 रुपए का। इस प्रकार से 6-7 केस आए सर। एक बस मालिक है मेरा ताऊ का, उसकी नाराजगी बातचीत नहीं मेरे इसलिए क्योंकि मैंने शिकायत करी है और मैंने कहा कोई बात नहीं, जो सही है तो सही है, लेकिन किसी गरीब का हित हो रहा हो और हम उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि लोग हमारे पास भी आते हैं कि हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिन लोगों की सेटिंग पटवारी से हो जाती है वो अपना अकाउंट बना के ले आते हैं और अपना उनका काम हो जाता है सर। एक बार सेंटर करने के बाद दोबारा उनके राशन कार्ड अप्लाई होकर ऑनलाइन किया। अगर उनके पास रिकॉर्ड था तो ये ऑनलाइन कैसे हो गए? मैंने शिकायत करी सर, उसमें वो आपको मिल गई है और 15 वित्त की जो किस्त है वो एक मिल चुकी है और एक हमें अभी प्राप्त हुई है, तो कुछ ही 2-4 दिन में आपके खाते में आ जाएंगे। अभी तक जो है पानी इतना तेज है उसमें किसी किसान को जो कुछ लाभ नहीं मिलता। 2008 से या 9 से बंद की कितने जन को खरीद कर रहे थे ये हमारे आप के पास जाए तो आप कहते हैं कि हमारा नहीं है, उत्तरकाशी वाले पास जाए उत्तरकाशी वाले बोलते हो हमारे पास नोट करो ना अपनी समस्या कई बार हमने आपके माध्यम से इसमें प्रयास हुआ है और आप जो है अब आप बोल रहे हो हमारे पास ये जो आपका प्रस्ताव था इस नए भवन में बीटीसी बैठक में उपस्थित होने पर और इसी के साथ मैं पंचायती राज विभाग और डीपीआरओ महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने हमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान का टूर करवाया, घूमने के लिए हमारी व्यवस्था करवाई, टूर बहुत अच्छा था, काफी कुछ सीखने को ये मिला है। अलग अलग पंचायतों के विकास कार्य भी देखे हैं। लेटर हेड पे प्रधान के उस पे आप प्रस्ताव विभाग को दे सकते हैं, तो फिर आपको तालाब पहले पाव के आधार पे चयनित किया जाएगा। और पीढ़ी सरकार कि वो इतनी देर तक हमारे इस बैठक में बैठे रहे और मैं धन्यवाद करती हूँ सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि उन्होंने इस बैठक की गरिमा को बनाए रखा। और मैं अब सभी इस बैठक को अब समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। और हमारे बीच में 2 जनप्रतिनिधि हमारे बीच से स्वर्गवास हुए हैं, श्री रजनीश जी और खान के प्रधान जी, तो मैं चंद्र सिंह जी और अमरदेव भट्ट जी।